हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो ये हमारा लेक्चर 6 होने वाला है ऑडिटिंग की सीरीज में। इससे पहले मैं 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए जिनको आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा अब तक। और लेक्चर 6 में हम पढ़ने वाले हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जो है कि पार्ट 1 है रिस्क असेसमेंट का। इसके बाद हम पार्ट 2 भी देखेंगे रिस्क असेसमेंट में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो जो ऑडिटिंग होती है वो क्या सिर्फ नंबर्स चेक करने का काम नहीं है। हमारा जो ऑडिटिंग है वो सिर्फ नंबर्स चेक करने का काम नहीं है। ऑडिटिंग में हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनकी एक्यूरेसी, उनकी फेयरनेस की उसको भी चेक करते हैं। कोई एरर या फ्रॉड हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और रिस्क भी असेसमेंट करते हैं। जो हम रिस्क होता है उसको असेस करते हैं, मतलब उसका आकलन करते हैं हम कि कितनी हो रही है। और ये इंग्लिश साइड है और हिंदी आपकी साइड है, बाइलिंगुअल है। और इसके नोट्स भी दोनों हिंदी में और इंग्लिश में मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लेना और वापस उसको रिवाइज कर देना। ठीक है। तो आज के लेक्चर में दो मेन एरियाज है। कौन सा? पहला तो है ऑडिट रिस्क और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है? तो भाई जो रिस्क है, रिस्क की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो आपकी मटेरियली मिसस्टेट होने के बावजूद भी अगर ऑडिटर रॉन्ग ओपिनियन दे दे तो आप क्या कर लोगे उसका? कि कोई चीज को सही को भी गलत बता दे, गलत को सही बता दे। तो ये एक तरीके से कोई सही को गलत बता रहा है तो ये क्या है? रिस्क का असेसमेंट कर रहे हो, तो आप वहां पे रिस्क हो रही है। वो रिस्की चीज है कि भाई आप सही को गलत कह रहे हो और गलत को सही कह रहे हो। तो ये ऑडिटर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका। ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज और जो प्रोसीजर है, जो एरर और फ्रॉड प्रिवेंट और डिटेक्ट करते हैं, वो चीजें भी तो गलत हो सकती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जो इंटरनल कंट्रोल है वही सही नहीं चल रहा है। तो हम इसका की ऑब्जेक्टिव देखें तो जो ऑडिटर का गोल है वो क्या है? ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना है। कि आप ऑडिट की जो रिस्क है उसको आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्टेबल लेवल तक आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। वो भी कैसे? कि भाई असेसमेंट के थ्रू और आपके इंटरनल कंट्रोल के थ्रू। ठीक है। तो ऑडिट रिस्क की बात करें तो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या है? ये आपको डेफिनेशन दे रखी है। मैं इसको बता दूं कि ऑडिट रिस्क की वो रिस्क है जो ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। क्या? ऑडिटर कोई इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो। ठीक है। तो ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस एन inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है देखो। जो आपका ए आर है, ए आर की बात करें तो ऑडिट रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं बाय प्रॉपर प्लानिंग। और ऑडिट जो आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर्स के थ्रू आप इसको एक्सेप्टेबल लेवल तक कम कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला देखो, आपका जो ऑडिट रिस्क है वो आई आर, सी आर और डी आर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी क्या चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी में भी साइड है जो आप पढ़ सकते हो आराम से। तो ए आर का मतलब हमारे इस फॉर्मूला में जब जो हमने पढ़ा, ए आर इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई सी आर मल्टीप्लाई डी आर। इसमें हम ए आर की बात कर रहे हैं तो वो है ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है? ओवरऑल रिस्क की ऑडिटर जो आपका रॉन्ग ओपिनियन दे। एक तो वो भी आपकी एक रिस्क हो सकती है, ऑडिट की रिस्क। एक होती है आई आर, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क होता है रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे ट्रांजेक्शन बिना इंटरनल कंट्रोल्स के हो रहे हैं। अब एक एक चीज को हम आगे डिटेल से समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला को सेट करने के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ कि आई आर, सी आर और डी आर के। सी आर की बात करें तो कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होते हैं? रिस्क की इंटरनल कंट्रोल ही फेल हो जाए। कि भाई इसमें ये रिस्क भी तो है कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन को वही फेल हो जाए। और डी आर मतलब डिटेक्शन रिस्क। कि रिस्क दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर्स फेल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। मतलब ये रिस्क की ऑडिटर के प्रोसीजर ही फेल हो जाए डिटेक्ट करने में कि कोई चीज है उसको गड़बड़ है, लेकिन ऑडिटर उसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहा, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये भी तो एक रिस्क है। तो जो आपकी टोटल ओवरऑल जो ऑडिट रिस्क है वो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर आएगी आपकी। ठीक है। आपको दोबारा बता दूं, ए आर क्या है? ऑडिट रिस्क की कोई जो ऑडिटर है वो रॉन्ग ओपिनियन दे दे। आई आर इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट मतलब आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें ही कोई रिस्क हो। सी आर कंट्रोल इसका आपका जो कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल, वही फेल हो जाए आपको प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में मिस स्टेटमेंट। डी आर मतलब डिटेक्शन रिस्क, कि भाई जो ऑडिटर है वो उसके प्रोसीजर ही फेल हो जाए किसी रिस्क को डिटेक्ट करने में। ठीक है। तो आपके ये हो गए ए आर, आई आर, सी आर, डी आर। इनका मतलब आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो अब आते हैं
कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। तो इसमें सबसे पहले हम आईआर पढ़ेंगे, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ये रिस्क का जो बिजनेस या ट्रांजेक्शन के नेचर से आता है। तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कैश, वही नेचर ऑफ बिजनेस, कैश इंटेंसिव या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन से जिस बिजनेस में उसका जो नेचर ही ऐसा है कि वहां पे कैश में हो रहा है सारा काम या कुछ अलग चीजें हो रही है, जहाँ पे आप रिस्क को ना चाहते हुए भी कम नहीं कर सकते, चाहते हुए भी आप कम नहीं कर सकते। दूसरी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन, जैसे आपकी गुडविल हो गई, आपका स्टॉक हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब भी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए आपके, और सब्जेक्टिव इन्वैल्यूएशन, सॉरी। और आपकी जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन की भी डेरिवेटिव है, फॉरेन करेंसी में हो रहा है। अब जैसे फॉरेन करेंसी है आपकी तो उनके जो प्राइस है वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो आप उसमें आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके रिस्क को बढ़ा देता है इस चीज को, कि आपका जब ऑडिट कंट्रोल ही नहीं हो रहा आपका, ये चीज आपका आईआर मतलब इनहेरेंट रिस्क ही आपका इतना है, तो आपका ऑडिट रिस्क ओवरऑल आपका ज्यादा ही आने वाला है। दूसरा आता है कंट्रोल रिस्क की बात करें। जैसे आप, मैं इसका एग्जांपल दूं आपको एक, तो जो गोल्ड ट्रेडिंग फर्म का आईआर मतलब गोल्ड की जो ट्रेडिंग कर रहा है उसकी आईआर मतलब इनहेरेंट रिस्क है वो हाई है, क्योंकि कैश और गोल्ड ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसमें। अब दूसरा बात करते हैं कंट्रोल रिस्क, सीआर की बात करते हैं। तो रिस्क कैसा रिस्क कि भाई इंटरनल जो कंट्रोल्स है फेल हो, और मिस जो आपके मिस स्टेटमेंट है वो प्रिवेंट या डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे आपके, भाई आपका जो कंट्रोल सिस्टम है आपका वही ढंग से काम नहीं कर रहा, वही यहाँ पे फेल हो रहे हैं। जैसे कि आपके फैक्टर्स है, आपका वीक इंटरनल कंट्रोल्स है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एब्सेंस, मतलब जो आपने कार्यों का विभाजन कर रखा है वो उसका अभाव है, आपने किसी जो काम किसी और का है वो किसी और को दे रखा है, कोई काम किसी और का वो किसी और को दे रखा है। आपका प्रबंधन द्वारा नियंत्रण का भी, लेकिन मतलब ओवरराइड कर, मैनेजमेंट ओवरराइड ओवर कंट्रोल्स, आपका जो मैनेजमेंट है जो आपके कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कैशियर है कोई, कैशियर क्या है? कैश रिकॉर्ड और डिपॉजिट खुद करता है बिना सुपरवाइजर की चेक करके, तो ये क्या होगा? सीआर आपका जो कंट्रोल रिस्क वो हाई होगा, कि उसको कोई सुपरवाइज करने वाला ही नहीं, तो हेरा फेरी आराम से कर सकता है। आपका डिटेक्शन रिस्क की बात करें, हम डीआर की बात करें, जो पहचान जोखिम कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क जिसको हिंदी में। तो डिटेक्शन रिस्क है ऐसा रिस्क जो ऑडिट है, कोई प्रोसीजर फेल हो फेल हो किसको डिटेक्ट करने में, ये डिपेंड करता है कि सैम्पलिंग मेथड क्या है आपका। कोई ऑडिटर को आपने बुलाया, ऑडिटर आया, वो सैम्पलिंग मेथड लेता है, एक तो इतना ले रहा है, मतलब ये पूरी कंपनी है उसमें इतना सा पार्ट उठा के वो कह रहा है कि मैं इसका ऑडिट करूंगा, तो हो सकता है इस वाली चीज में ही सब गलत हो या फिर इस वाली चीज में ही सब सही हो, बाकी और जितना बड़ा सैंपल लेगा उतना उसके ऑडिट रिस्क के चांस कम हो जाएंगे। तो इस सैम्पलिंग साइज में भी आपका डिटेक्शन रिस्क मैटर करता है। कोई ऑडिटर है उसका जो स्किल और एक्सपीरियंस है, भाई जो ऑडिटर है आपका वो स्किल्ड भी है या उसको एक्सपीरियंस भी है, अगर है ही नहीं तो वो कुछ भी करके चला जाएगा, उससे आपका जो रिस्क है वो और बढ़ जाएगा। टाइमिंग ऑफ ऑडिट, आप एक लिमिटेड टाइम के लिए आप कह रहे हो कि भाई एक तो आप 10 दिन ऑडिट करो, आप कह रहे हो एक दिन ऑडिट, तो एक दिन में कितना ऑडिट कर लोगे आप? कंपेरेटिवली आप 10 दिन में ज्यादा करोगे, तो ये टाइम भी इसमें करता है, तो मैटर करता है। तो डिटेक्शन जैसे वहां पे आपके काम आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑडिटर इंस्पेक्ट ओनली 5% ऑफ सेल इन सेल्स, आपके कोई 100 वाउचर थे मान लो जिनको आपको वेरीफाई करना था, लेकिन ऑडिटर आया उसने 5 ही किए, हो सकता है 5 ही बिल्कुल सही हो, बाकी के जो 95 हो वो गलत हो सारे के सारे, या फिर हो सकता है कि 5 ही गलत हो बाकी के 95 गलत हो। अगर वो 5 ही करके भैया तो गलत है सारा, तो वो बोल देगा कि भाई सारा गलत है लेकिन 95 बाकी सही थे। तो आपका 95% सही था, लेकिन ऑडिटर का जो सैंपलिंग साइज था उसने 5% कह लिया, तो क्या गया 5% को बेस बना के बोल देगा कि आपका 100% ही गलत है। तो ये भी आपका एक डिटेक्शन रिस्क हो सकता है। तो आपने ये देख लिया आईआर क्या है, सीआर क्या है, डीआर क्या है, तो और एआर इज इक्वल टू क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है। तो आप ऑडिट के वो सॉरी ऑडिट रिस्क के टाइप पढ़ते हैं, जैसे इनहेरेंट रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क हो गया, डिटेक्शन रिस्क हो गया। मैं तीनों आपको चीज को आपको बता चुका हूँ कि ये तीनों चीज क्या है। ठीक है। तो एआर जो है आपका, वापस बता रहा हूँ कि जो आपका ऑडिट रिस्क है इज नॉट जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। जो ऑडिटर है उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकता है, बस उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, मतलब एआर जीरो संभव नहीं है। ऑडिटर एआर को स्वीकार्य स्तर तक कम करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो अब आते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो ऑडिटर रिस्क असेस करता है बिफोर डिटेल्ड ऑडिट। कैसे करता है? पहला, भाई अंडरस्टैंड द एंटिटी, जो कोई बिजनेस है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उन सब चीजों को वो चेक करेगा। पहला प्रोसीजर ये होगा आपका। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड अकाउंटिंग
एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो उसमें वो क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपकी, कि भाई जो काम किसी का है उसको दे रखा है कि नहीं दे रखा, ऑथराइजेशन आपके पास है कि नहीं, कि भाई आप कोई मान लो परचेज कर रहे हो तो आप उसका किसी से ऑथराइज करवा रहे हो या फिर डायरेक्टली कुछ जाके परचेज कर रहे हो, आनी 10 रुपए की थी वो, अगर उसके ऊपर कोई बैठा ही नहीं तो 20 रुपए बता देगा, 10 रुपए खा जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आपका कैसा है, जो आपका इंटरनल कंट्रोल में डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कैसा है वो चेक करना होता है उसका प्रोसीजर में, रिस्क असेसमेंट में। तीसरा एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें आपका ट्रेंड एनालिसिस चेक किया जाता है, भाई आपका प्रॉफिट पहले 10 था फिर अगले साल भी 10 था, एकदम से आपका 1 हो गया, ये इसमें वो ट्रेंड एनालिसिस करेगा कि क्यों हो गया भाई, ये भी ऑडिटिंग का एक पार्ट हो गया आपका। और आपका रेशियोज चेक करेगा, आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, आई होप, आई एज्यूम कि आप अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ही ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, तो आपके लिए समझना बहुत 90% तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ लिया तो ऑडिटिंग से पहले। जो मैं आपको बता रहा हूँ रेशियोज, रेशियोज पढ़ रहा हूँ तो एक पूरा पूरा चैप्टर रेशियो एनालिसिस का, जो अगर आपने वो पढ़ लिया तो मैं जब भी रेशियो लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। भाई आपका बजट वर्सेज एक्चुअल क्या चीज थी, उस चीज को आप चेक कर रहे हो प्रोसीजर में। फोर्थ वाला, रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिट फाइल्स, कि आपने पिछले ऑडिट फाइल्स की उसको रिव्यू किया कि नहीं, कि जो पास्ट एरर्स थी उनको चेक किया कि भाई पिछली बार जब ऑडिट हुआ था तो दिस ये इस काइंड की आपको रिस्क मिले थे, उसमें उस चीजों की गलतियां मिली थी, आप उन चीजों से वापस कंपेयर करोगे कि भाई वो जो सेम चीज है वो वापस तो रिपीट नहीं हुई है कहीं। और जैसे आपका कंट्रोल, सॉरी, जो कंट्रोल वीकनेस है, जो पिछले साल ये चीज सिस्टम था उसमें आपकी ये वीकनेस थी, इस साल भी वो वीकनेस बनी हुई है या उसको कम किया गया है। फिफ्थ पॉइंट में आप देखेंगे इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, कि भाई डिस्कशन विद स्टाफ, आप स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहे हो उस चीज को। और ऑब्जर्व प्रोसेस लाइक कैश काउंटिंग आपकी किस टाइप से हो रही है, कैश काउंटिंग का क्या मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हो, स्टॉक को वेरीफाई करना है, भाई जो आप स्टॉक बता रहे हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो स्टॉक इतना एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता। और उसके बाद रिस्क की क्लैरिफिकेशन होता है लास्ट में, कि भाई आपका जो रिस्क है वो हाई है या मीडियम है या लो है, ये रिस्क एरियाज है। ऑडिट प्लान डिजाइन के लिए आप ये बनाओगे कि क्लासिफाई एरियाज हाई मीडियम एंड लो रिस्क वाले, आपकी भाई ये वाले यहाँ पे मान लो 3 बना दोगे या बता दोगे हाई, ये हो जाएगा मीडियम, ये हो जाएगा लो, कि आपका जो जो चीजें हैं ये हाई रिस्क के दायरे में आ रही है, कुछ चीजें मीडियम रिस्क में और कुछ चीजें लो रिस्क में। तो आप उनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो, जब जो हाई वाली रिस्क में है तो आप उनको अच्छे से असेस करोगे। ठीक है, तो ये उसका प्रोसीजर है, किसका असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर है ये पूरा आपका। अब इंटरनल कंट्रोल जो आईसी है हमारा, उसको हम इंटरनल कंट्रोल क्या होता है देखो, डेफिनेशन क्या है, इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट to provide reasonable assurance regarding the achievement of reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with laws and regulations, safeguarding assets। मतलब जब इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो मैनेजमेंट डिजाइन इम्प्लीमेंट और मेंटेन करता है, क्या अगर प्रोवाइडिंग रीजनेबल एश्योरेंस किन चीजों के बारे में, कि भाई आपकी रियलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, भाई आपका कंप्लायंस विद लॉ के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो आपके एसेट्स है उनका सेफ गार्ड मतलब उनका संरक्षण, हिंदी में कहते हैं परिसंपत्तियों का संरक्षण, परिसंपत्ति कहते हैं एसेट्स को। ठीक है, तो इसके जो इंटरनल कंट्रोल के उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपके रियलेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये क्या होता है, एंश्योर बिजनेस प्रोसेस आर इफेक्टिव एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, कि भाई आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो इफेक्टिव है और जो आपके रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हो। कॉम्प्लायंस मतलब आप जो लॉज है उनको फॉलो कर रहे हो, रेगुलेशंस पॉलिसीज इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो। ये ऑब्जेक्टिव से इंटरनल कंट्रोल की, कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्यों, रिस्क को कम करने के लिए। तो ऐसे इन चीजों से वो रिस्क, आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो मजबूत बनता है और आपकी जो रिस्क है जो रिड्यूस हो सकती है, जीरो तो नहीं हो सकती लेकिन रिड्यूस हो सकती है एक एक्सेप्टेबल लेवल। सेफ गार्डिंग एसेट्स का मतलब है प्रिवेंट लॉस, थेफ्ट, मिसयूज ऑफ एसेट्स, की भाई आपके वहां पे चोरी तो नहीं हो रही, आपका जो एसेट्स है उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा। अब फीचर्स ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 1 में हम डिस्कसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो इंटरनल कंट्रोल की चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसे काम करता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ऑथराइजेशन हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कस्टडी है, कि भाई आपने एक
कैशियर तो बना रखा है लेकिन उसके ऊपर एक सुपरवाइजर भी बना रखा है कि नहीं, कि या फिर अपनी मर्जी से काम कर रहा है। अगर सुपरवाइजर है तो ये इसके ऊपर कंट्रोल रखेगा, जिससे आपका जो कैश वगैरह है वो आराम से हैंडल करेगा, अच्छे से हैंडल करेगा, कोई चोरी वगैरह नहीं करेगा। ऑथराइजेशन है अप्रूवल, एवरी ट्रांजेक्शन अप्रूव बाय रीजनेबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सॉरी, कि भाई जो आप लेन देन कर रहे हो उसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा आपको ऑथराइज किया गया है कि नहीं, कि या फिर अपनी मर्जी से कर रहे हो। आपके पास जो आप काम कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, आपने उसका रिकॉर्ड रख रखा है कि नहीं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भरी हुई है कि नहीं, इनवॉइसेज आप कोई परचेज कर रहे हो तो उसका इनवॉइसेज है क्या, वाउचर है क्या, उन चीजों को आपको इंटरनल कंट्रोल में अगर है आपके, तो इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल इज इक्वल टू 1 अपॉन असेसमेंट रिस्क। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आपका इंटरनल कंट्रोल मजबूत है तो जो आपका रिस्क है, ऑडिट रिस्क, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ऑडिट रिस्क अगर कम करना है तो आपको इंटरनल कंट्रोल आपका मजबूत करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट के भी आप, एक तो इस हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो आपका जो इंटरनल ऑडिट है तो रेगुलर चेक हो रहा है कि नहीं, कि आप ये नहीं कि आप पूरी 5 साल तक कंपनी चलती है, कोई इंटरनल ऑडिट ही नहीं हुआ, और जाके जब लास्ट में स्टेटरी ऑडिट हुआ तो वहां पे पाया कि सब गड़बड़ है। कि आप क्वार्टरली करवा लो एक तरीके से, कि भाई आप 4 महीने 3 महीने गए और आप एक इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो, इंटरनल ऑडिट करवा जैसे आपको पहले ही पता लग जा रहा है कि ये चीजें हमारी गड़बड़ चल रही है। मैनेजमेंट का रिव्यू, भाई पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, की आपके जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं कि ढंग से नहीं कर रहे, उन चीजों का आप क्या, उन चीजों का भी एसेस कर सकते हो। आपकी जो असेसमेंट ऑडिट रिस्क है उसको कम करने में वो हेल्पफुल रहेगा आपका। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कैश हैंडलिंग का मैंने आपको बता दिया, इन्वेंट्री का मैंने बता दिया, कोई चोरी तो नहीं हो रही है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा आपका एसेट्स का। या इन्वेंट्री की बात करें तो हम भाई मंथली स्टॉक काउंट, आपके हर मंथ आप उसको काउंट कर रहे हो, कि आपने लिख रखे थे, आप मानो फर्नीचर की दुकान है आपकी, तो आपने लिख रखा था कि हमारे पास 100 कुर्सियां हैं, तो आप महीने के एंड में जाके चेक कर रहे हो, आपको 100 मिल रही है तो बहुत सही है, आपने 100 तो लिख रखा था बुक्स अकाउंट में, और आप जाके चेक कर रहे हो तो आपको मिली 98, तो 2 गायब है। तो आपको इसी मंथ में यहाँ पता लग गया। लेकिन अगर आप मान लो हर महीने 2-2 गायब होती, आप 10 महीने बाद करते तो 20 कुर्सियां तो ऑलरेडी गायब हो चुकी होती, और जिनका एक्सप्लेनेशन फिर बाद की बात है। लेकिन आपका मान लो 10 महीने बाद ही पूरा ऑडिट आ जाता, वहां पे करता तो आपकी 20 कुर्सियां गायब बताता कि आपके वहां पे चोरी हो रही है। तो इन्वेंट्री को आप टाइम टू टाइम चेक कर लो, आपके जो परचेज है उनके इनवॉइस है या नहीं, या परचेज ऑर्डर्स रिक्वायर मैनेजर अप्रूवल, किस कोई उसको अप्रूव भी कर रहा है, या फिर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदे जा रहा है। आपका जो पेरोल है, पेरोल चेक्स बाय फाइनेंस अप्रूव है, जो आपकी सैलरी वगैरह चल रही है, दे रहे आप लोगों को, वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये चीज है। तो अब ऑडिटर का रोल क्या होता है इंटरनल कंट्रोल में? तो ऑडिटर का रोल ये होता है कि भाई वो अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स, कि ऑडिटर है वो आपके डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स को समझता है, आपकी जो इंटरनल कंट्रोल उस चीज को समझता है। एवेल्यूएट कंट्रोल रिस्क तो डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्ट कंट्रोल, चेक वेदर कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग एज इंटेंडेड, कि आपने जैसा चाहा था किसी आदमी को बैठाया तो वो वैसा काम कर भी नहीं रखा है। तो ये ऑडिटर इस चीज को चेक करता है। डिसाइड ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन कंट्रोल इफेक्टिवनेस, कि आपकी जो ऑडिट प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या रहेगी ऑडिट की, वो भी ये आपका जो ऑडिटर ये उसका इसमें रोल होता है। तो एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल से आपको क्लेरिफाई होगा, कैश रिसिप्ट्स आर वेरीफाइड बाय सुपरवाइजर, कि कुछ कैश रिसिप्ट्स थी वो सुपरवाइजर ने चेक किया नहीं की, तो ऑडिटर में डू लिमिटेड सब्सटेंटिव टेस्ट। ऑडिटर का इसमें क्या रोल है? ऑडिटर क्या में डू लिमिटेड सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ऑडिटर इस चीज का टेस्ट कर सकता है यहाँ पे कि भाई जो रिसिप्ट है, केस रिसिप्ट, वो सुपरवाइजर ने चेक की है या नहीं की। तो ऑडिटर अगर की है और ऑडिटर कह दे कि नहीं की, तो उसके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने की थी। और उसने नहीं की थी और ऑडिटर कह दे कि भाई हाँ इसने कर रखी है, तो नो वन इज गोइंग टू चेक अगेन। ठीक है, तो ऑडिटर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल कंट्रोल को चेक करने में। भाई वीक इंटरनल कंट्रोल है तो ऑडिटर विल इंक्रीज सैंपल साइज इन डिटेल टेस्टिंग, तो ऑडिटर इतना सैंपल को चेक करने की जगह इतना चेक करेगा तो यहाँ पे उसको ज्यादा स्कोप रहेगा एरर्स को फाइंड करने में और उसको ठीक करने में। तो ऑडिट का काम क्या है? सिर्फ आपका ये नहीं कि आप गलतियां बताना, ऑडिट का काम ये भी है कि उनको कैसे सुधारा जाए, इसलिए ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो हमने पर्पस देख लिया, परफॉर्मेंस बाय ऑडिटर, और इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट द्वारा होता है। स्कोप क्या है ये देख लिया हमने, आउटकम क्या है, गाइड्स ऑडिट प्लान, रेड्यूस ऑकरेंस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। वही चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई ऑडिट का काम सिर्फ आपको सिर्फ चेक करना नहीं है, उसके बाद गाइड भी करना है कि भाई
जो चीजें गड़बड़ है उनको कैसे सही किया जाए। ठीक है, तो इसकी आपने समरी दोबारा एक बार देख लेते हैं, पूरी समरी क्या है, फिर एक दो एमसीक्यू करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ऑडिट रिस्क का हमने फॉर्मूला देख लिया कि ए आर इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई सी आर मल्टीप्लाई डी आर। आई आर क्या है आपका, सी आर क्या है आपका, डी आर क्या है, आपने सब देख लिया क्या है। मतलब इंटरनल रिस्क, कंट्रोल रिस्क और सॉरी इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और आपका डिटेक्शन रिस्क, ये है इसका मतलब। ये चीजें हमने तीनों चीजें समझ ली। इंटरनल कंट्रोल हमने डिटेल से देख लिया कि क्या है इसका मतलब, ऑडिटर का रोल हमने सब समझ लिया। अब सीधा आउट प्रैक्टिस करते हैं एक दो एमसीक्यूज की, जिससे आपका समझ आएगा कि भाई ऑडिट रिस्क क्या है। ऑडिट रिस्क बेसिकली, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, मतलब ऑडिट जोखिम क्या है, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव एरर्स। कि भाई ये तो ऑडिटिंग ही हो गई, इसमें आंसर बी है, लेकिन एक बार सारे देखते हैं। रिस्क ऑफ थेफ्ट बाय एम्प्लॉइज, तो ये ऑडिट रिस्क तो है, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है ऑडिट रिस्क का, जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसका क्या है, रिस्क ऑफ मैनेजर नेग्लिजेंस, ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेस रॉन्ग ओपिनियन, हमने यही तो पढ़ा कि ऑडिटर रिस्क क्या है। ए आर ही तो पढ़ा हमने ऑडिट रिस्क क्या है, कि भाई जो ऑडिटर है वो रॉन्ग ओपिनियन दे दे ऑन मटेरियल मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की वो सही को भी गलत बता दे, गलत को भी सही बता दे, तो ये है ऑडिटर रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, तो हमने आई आर पढ़ा, सी आर पढ़ा, डी आर पढ़ा, ओ आर तो पढ़ा नहीं, तो ये इसका आंसर है, विच इन नॉट पूछा है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनहेरेंट रिस्क, रिड्यूसिंग कंट्रोल रिस्क, ये सब हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल में, तो ये कंट्रोल रिस्क की बात कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट सेफ गार्डिंग एसेट्स, बिल्कुल सही है। एश्योरिंग रियलाइबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही है। गारंटिंग प्रॉफिट्स, हमने ये चीज तो कहीं नहीं पढ़ी कि भाई आप जब इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हो तो आपका मैनेजमेंट सही है तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपको प्रॉफिट्स की गारंटी हो, नहीं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, आपका रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स होगा, लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की हमने कोई बात नहीं की, तो ये वाला आपका गलत हो गया। मतलब एक्सेप्ट पूछा तो इसके अलावा बाकी ये सब सही है। डिटेक्शन रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्ट्रेंथनिंग इंटरनल कंट्रोल्स, डिटेक्शन रिस्क की बात हम कर रहे हैं तो ये तो इंटरनल कंट्रोल में आई, सीआर वाले पोर्शन में आ गए कंट्रोल रिस्क क्या है। डेलीगेटिंग वर्क टू, ये आपका इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। इग्नोरिंग लो रिस्क एरियाज, ये भी आपका इंटरनल कंट्रोल का है। तो आपका ये दूसरा वाला ही बचा, इंक्रीजिंग स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिससे आप डिटेक्ट कर पाओ रिस्क को, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आई होप आपको 6 लेक्चर जो आपका ये ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल है जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम 7th लेक्चर में इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए दूसरे लेक्चर तक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।